इनसे मिलिए। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह। लेकर आई हूं कार्यक्रम इनसे मिलिए। इनसे मिलिए कार्यक्रम में आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं एक साहित्यकार और फिल्म समीक्षक से। आपका नाम है राजेंद्र राजन। राजेंद्र राजन जी, आपका विविध भारती के स्टूडियो में हम स्वागत कर रहे हैं। नमस्कार। शुक्रिया, नमस्कार। कैसा लग रहा है विविध भारती के स्टूडियो में आकर, जबकि आपका भी रेडियो से गहरा ताल्लुक है? जी ममता जी, मैं वैसे तो आज से करीब 10 साल पहले भी यहाँ आया था और विविध भारती से इसलिए एक आत्मीयता बहुत सा बना रहता है, क्योंकि मुझे लगता है बचपन से जब मेरे पिताजी आर्मी में थे और मैं अहमदनगर में पढ़ता था, तब से मैंने ये सुनना शुरू किया था और ऐसा लगता है जैसे विविध भारती हमारे दिलों के बहुत करीब है जी। तो एक अच्छा लगा स्टूडियो में आकर। जी, आपको अच्छा लग रहा है विविध भारती के स्टूडियो में आकर और हमें अच्छा लग रहा है एक साहित्यकार से बातचीत करते हुए। तो हम जानना चाहते हैं कि ये कलम की शुरुआत कैसे हुई, आपके लिखने की शुरुआत कैसे हुई? पहली बार कौन सी विधा में आपने कदम बढ़ाया था, कहानी या कविता की ओर? जी, मैं पहली बार मेरा जो रुझान रहा ममता जी, वो कहानी की तरफ ही रहा। मैं दरअसल चंडीगढ़ में पढ़ता था एक कॉलेज में, सेक्टर 11 में कॉलेज है, जिसने बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज पैदा किए हैं। और उस कॉलेज की जो पत्रिका होती थी, उस पत्रिका में मेरी कुछ कहानियां चयनित हुई और छपी, तो उनको कहानियों को बहुत पुरस्कार मिले। तो उस जमाने में पहली कहानी कैलेंडर नाम से छपी थी, जिसको प्रथम पुरस्कार मिला था। तो उसके बाद मुझे लगा कि मुझे इस विधा की ओर अग्रसर होना चाहिए और आहिस्ता आहिस्ता मैंने अखबारों से शुरुआत की। जी। और पुरस्कार मिला आपने कहा, तो हमारे जहन में ये बात आई कि पुरस्कार आपको आगे चलकर भी मिला आपके लेखन के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से, कहानी संग्रह बंद दरवाजे के लिए। जी। इसके बारे में बताइए हमारे श्रोताओं को। ये इस पुरस्कार का नाम है पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी पुरस्कार साहित्य के लिए जी। ये हमारे हिमाचल सरकार का सर्वोच्च पुरस्कार है और ये मुझे 2007 में मिला था कहानी संग्रह के लिए, ये मेरा जो साहित्य में योगदान के लिए। जी। और कौन कौन से कहानी संग्रह है आपके, बताइए। अब तक ममता जी मेरे 4 कहानी संग्रह आए हैं, जिसमें से बहुत पहले एक टापू कहानी संग्रह आया था, उसके बाद ये बंद दरवाजे आया, उसके बाद फालतू के लोग एक आया और जिसकी कहानियां भी सभी प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में छपती रहीं, और वो तो फूलों को पता है। ऐसे 4 संग्रह आए हैं मेरे। हम चाहते हैं किसी ऐसी कहानी का जिक्र करें जो बहुत चर्चित हुई हो, जिसके बारे में लोगों ने आपसे फोन करके पूछा हो कि इस कहानी के किरदार आप कहाँ से ले आए, और ऐसी कोई कहानी है? हाँ, वो कहानी है एक हंस पत्रिका में छपी थी, जिसके बारे में आप परिचित हैं क्योंकि वो देश की प्रतिष्ठित पत्रिका रही। शायद 2016 में वो कहानी छपी थी जिसका नाम था विदाई बेला। विदाई बेला कहानी के छपने के बाद पूरे देश में काफी ज्यादा इसके ऊपर डिस्कोर्स शुरू हुआ और बहुत लोगों ने मुझे फोन किए, SMS किए। और इस कहानी में ये है कि हमारे पहाड़ों में एक परंपरा होती है कि जो बुजुर्ग होते हैं उनको लगता है कि हमारी मृत्यु के बाद के संस्कार जो हैं वो शायद हमारे जो परिजन हैं वो उसको उस ढंग से नहीं कर पाएंगे, उस सम्मान पूर्वक नहीं कर पाएंगे जैसे वो चाहते हैं। तो विदाई बेला में एक बूढ़ी औरत है जो शायद 80-90 साल की है और वो उसके बाद के संस्कारों की सब तैयारी पहले से ही शुरू कर देती है और उसमें वो घर से लकड़ियों का प्रबंध कर रही है और जो पैसे का प्रबंध कर रही है और बहुत सी चीज साजो सामान का प्रबंध कर रही है। तो मुझे लगता है कि इस कहानी ने हमारे जो पाठक हैं, बड़े पाठक वर्ग को की संवेदना को झकझोरा। उनको लगा कुछ नई सी बात है कि शायद ऐसा हो रहा है। तो ये बुजुर्गों के मन में होता है हमारे खास तौर पे पहाड़ी इलाकों में कि उनका मान सम्मान रहे, तो ऐसा कुछ लोगों में है, ये परंपरा रही है। तो इस कहानी ने काफी चर्चित रही। मौन से संवाद, ये आपका उपन्यास है। अक्सर जब कहानियां लिखते हुए एक कहानीकार के रूप में प्रतिष्ठित हो जाते हैं साहित्यकार, तो उनसे ये उम्मीद की जाती है कि आप उपन्यास लिखिए। तो आपको भी किसी ने ऐसी प्रेरणा दी, किसी अन्य साहित्यकार ने, कि तुम अब उपन्यास लिखो, अब उपन्यासकार के रूप में चर्चित हो जाओ, तो वो कोई बात है तो बताइए। हाँ, उसमें ममता जी ऐसा है कि पहले तो मेरा एक उपन्यास, लघु उपन्यास छपा था सेलिब्रेशन, और वो तो एक संबंधों के ऊपर था कि ह्यूमन रिलेशंस के ऊपर। और उसके बाद क्या हुआ कि मैं एक हमारे हिमाचल में बहुत से दुर्गम क्षेत्र हैं और एक ऐसा क्षेत्र है जिसके बारे में तो शायद आप जानकर हैरान होंगे कि वहाँ उस क्षेत्र में जाने के बाद अगर कोई पहुंच जाता है तो उसको लगता है कि वो वापस शायद अपने घर नहीं जा पाएगा।
इतना दुर्गम क्षेत्र है, उसको पांगी बोलते हैं। जो पांगी का इलाका है, ये जम्मू कश्मीर चीन के बॉर्डर और इनसे लगता है, बहुत ही दुर्गम क्षेत्र है। तो मुझे वहां आज से कोई 13-14 साल पहले जाने का मौका मिला और मुझे लगा कि अगर मैं इसको ट्रैवल लॉग के रूप में या यात्रा संस्मरण लिखूंगा तो शायद वो बात नहीं बनेगी। तो मैंने इसको एक फिक्शन के रूप में इसको लिखा और उसमें ये बताने की कोशिश की है कि जो जब वहां 20-20 फुट बर्फ पड़ जाती है तो वो बर्फ के दौरान लोग कैसी दुश्वारियों में, कितनी परेशानियों में अपने जीवन को जीते हैं, कितनी मुश्किलों में रहती है। लेकिन वो जो 6 महीने तक या 8 महीने तक वो रास्ता कटा रहता है बर्फ की वजह से, तब भी वो लोग कैसे उस जीवन को बड़े ही सहज रूप में लेते हैं और उसको बड़े आराम से उस जिंदगी को वहां जीते हैं। लेकिन वो जो तकलीफें हैं वहां के लोगों की, उसकी पीड़ा को, उनकी यंत्रणा को, उनको इसमें उकेरने का प्रयास मैंने इस उपन्यास में किया है और इसका भी कुछ पत्रिकाओं में इसके रिव्यूज आए हैं और इसको पसंद किया गया है। बड़ा मुश्किल होता है यात्रा वृत्तांत को फिक्शन के रूप में ढालना, कहानी के रूप में ढालना, क्योंकि आपने आंखों से देखा होता है उस सच को बार बार यही मन करता है कि इसको हम एज इट इज लिख दें। लेकिन कहानीकार से, उपन्यासकार से ये उम्मीद की जाती है कि सच को सच की तरह न बयां करें और कोई घटना हो जो सच ना हो उसको सच की तरह बयां करें, तो बड़ा मुश्किल होता है। तो ये मुश्किल आपने कैसे, इस मुश्किल पर विजय कैसे पाई आपने? अब ये बात सही है आपकी कि मुझे लगता है कि स्टोरी टेलिंग जो है वो मतलब कहानी को बताना, कहानी को कहना, ये बड़ी पुरानी परंपरा है। और मुझे लगता है कि अगर मैं, ठीक है, जहां मुझे लगता है कि मैं यात्रा संस्मरण लिखने में सहज हूं तो मुझे लग रहा है उस विषय को मैं चुनूंगा, जिसकी किताब का मैं जिक्र आपसे करूंगा जो अभी मेरी कुछ दिन पहले छपी है, या विमल राय पथ। लेकिन ये कुछ ऐसी बात थी तो मुझे लगा कि अगर आप वहां से पात्रों के माध्यम से अगर वो व्यथा को वहां दर्शाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उस उपन्यास में है कि बंबई से ही 2 पात्र फिल्में बनाने के लिए वहां जाते हैं, लड़का लड़की, शरद और शंपा नाम है उनके। जब वो वहां जाते हैं तो वो बर्फ में फंस जाते हैं और उनको लगता है कि अब तो वापस हेलीकॉप्टर की उड़ानें नहीं होती हैं, हो नहीं रही, हेलीकॉप्टर से ही एक रास्ता रहता है और नहीं होने से उनको लगता है हेलीकॉप्टर तो आएगा नहीं क्योंकि मौसम खराब है, अब तो हम शायद नहीं बच पाएंगे। तो उनको लगता है कि जब वो तकलीफ में आते हैं एक टूरिस्ट के रूप में और एक फिल्मकार के रूप में, तो उनको लगता है हाँ, यहाँ की जिंदगी कितनी कठिन है। तो मुझे लगता है जब आप एक कल्पनाशीलता के माध्यम से, एक फिक्शन के माध्यम से चीजों को कहने का प्रयास करते हैं तो वो एक बड़ी, एक उसमें ऑथेंटिसिटी या थोड़ा सा कुछ ऐसा बंद लगता है कि वो पाठक के मन को छू पाए। और बड़ी खुशी होती है जब एक कहानी पूरी होती है, एक उपन्यास पूरा होता है, खासतौर से जब उसका अंत होता है तो ऐसा लगता है कि कोई छोटा बच्चा, नवजात शिशु को जन्म दिया हो, इतनी खुशी होती है। बहरहाल हम ये आपसे जानना चाहते हैं कि एक लेखक के लिए पढ़ना भी बहुत जरूरी होता है, प्रतिबद्धता होती है। तो आप किन लेखकों को पढ़ते हैं और किन लेखकों से प्रेरणा पाते हैं? देखिए, शुरू में तो क्या होता है कि जो मिलता था पढ़ लेते थे बचपन में, लेकिन बाद में मुझे, जैसे चेखव हैं, रशियन राइटर, उन्होंने बहुत प्रभावित किया। दोस्तोवस्की हैं, खासतौर पे हमारे वो वॉर एंड पीस के जो राइटर हैं, लियो टॉल्स्टॉय ने, और प्रेम हिंद, अगर यहाँ बात करें तो ज्यादा मुझे जो उन्होंने ज्यादा प्रभावित किया वो मोहन राकेश की कहानियों ने बहुत किया, क्योंकि वो कुल्लू में रहे कई बार, कभी डलहौजी में रहे, कभी शिमला में रहे और वो एक घूमते रहे पूरा पहाड़ों में और लेखन करते रहे। उनकी कहानियों ने मुझे बड़ा मन को छुआ। कमलेश्वर हैं और बहुत से, प्रेमचंद तो हैं बहल के बाद में, यशपाल हमारे हिमाचल के, बल्कि यशपाल के तो खैर बहुत अच्छी कहानियां हैं। और तो इन लेखकों ने जो रस्किन बॉन्ड को भी पढ़ा, बहुत लेखकों को पढ़ा है। और मुझे लग रहा है कि लेखक बनने के लिए हमारे मन में ये उत्कंठा होती है कि हम रातों रात शायद एक बड़े लेखक बन, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि लेखन में चमत्कार नहीं होता। उसके लिए बहुत लंबी यात्रा तय करनी पड़ती है और आपको अच्छी पत्रिकाओं से जुड़ना पड़ता है, अच्छे किताबों से जुड़ना पड़ता है, क्योंकि मुझे लगता है कि जो लेखन है, जो साहित्य है, वो मनुष्य को और अधिक संवेदनशील बनाता है और उसकी जो मनुष्यता को जो है, उसके जो फैकल्टीज हैं उसके अंदर, उसको जो वो बाहर लाने की कोशिश करता है और उसको लगता है कि हमें बेहतर इंसान कैसे बनना चाहिए, ये साहित्य सिखाता है। एक कठिन तपस्या के बाद ही लेखक बन पाता है, गहरा रियाज करना पड़ता है। ऐसा देखने से लगता है जरूर कि बड़ा आसान है लिखना, अगर ये लिख सकता है तो हम भी लिख सकते हैं, लेकिन मुश्किल बहुत होता है, क्योंकि जो उस दौर से गुजरता है वही समझ सकता है। कि आपके लेखन पक्ष की बातें हम कर रहे थे, साहित्य के पक्ष की बातें हम कर रहे थे, आपने फिल्म समीक्षाएं भी बहुत सारी की हैं, तो अपने फिल्म समीक्षा के सफर के बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए हमारे श्रोताओं को। शुक्रिया, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा। दरअसल 2009 में मुझे पूना फिल्म इंस्टीट्यूट में एक फिल्म एप्रिसिएशन कोर्स करने का मौका मिला और वो मुझे अपने कार्यालय की तरफ से भेजा गया था। लेकिन उसका फायदा मुझे ये हुआ कि वहां जाने के बाद क्या हुआ कि वो फिल्म, सिनेमा के बारे में, फिल्मों के बारे में इतनी ज्यादा विस्तार से आपको जानकारियां प्राप्त होती हैं, यू फॉल इन लव विद द सिनेमा।
जी हाँ। आपको सिनेमा से एक प्रेम हो जाता है। और उसका मुझे फायदा ये हुआ कि मैं अपनी यही बात बताऊं तो आपको शायद अजीब सा लगेगा कि मैं 6 महीने तक आने के बाद शिमला में जहां मेरी पोस्टिंग थी तो मैं लोगों से फिल्मों की बातें करता रहा। लोग मुझे कह रहे थे आप ये पागल हो गया आदमी। तो इसका मुझे फायदा ये हुआ कि मुझे फिल्म पर्सनालिटीज के ऊपर, जैसे लता मंगेशकर पर भी मैंने एक शोध पर लेख लिखा, बिमल रॉय के ऊपर लिखा, मोहम्मद रफी साहब के घर में गया, मैं उनके ऊपर लिखा। तो ये चीजें जब मैं जाती हूँ मुझे बड़ी आकर्षित करती हैं। और फिर मैं कभी कभी हमारे कई अंग्रेजी अखबारें हैं उनके लिए भी मैं फिल्मों के ऊपर लिखता रहता हूँ, कुछ लीक सेट कर जो सिनेमा है। तो ये एक शौक की बात है जी। और उस किताब का नाम भी अपने श्रोताओं को बताते हैं, बिमल राय पथ। मैं 2 साल पहले जब मुंबई आया था तो मुझे बिमल रॉय साहब के बेटे जयराज से मिलने का मौका मिला और मैंने कहा कि मैं उनकी फिल्मों का बचपन से लेकर बहुत बड़ा फैन रहा हूं और मुझे उनके ऊपर लिखना है। तो मैं उनको मिला, फिर मैं रफी साहब के घर गया और मैं आरके स्टूडियो भी गया और बहुत से सुदर्शन फाकिर, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, तो वो जगजीत सिंह ने जो गजलें गाई वो उनका नाम, वो जालंधर के रहने वाले थे फाकिर साहब, और उनसे भी मुझे 10-12 साल पहले मिलने का मौका मिला। तो ऐसे ये लोग जो मेरी जिंदगी में आते गए, मिलते गए, मुझे लगा इन पर मुझे कलम चलानी चाहिए। तो ये कभी कभी मुझे ममता जी ऐसा लगता है कि आपके संस्मरण आपकी कहानियों पे भारी पड़ जाते हैं। मतलब ऐसा होता है जैसे रविंद्र कालिया जी थे, गालिब छुटी शराब उनकी जो किताब है वो उनकी कहानियों पे भारी है। तो ऐसे ही क्या है कि संस्मरण विधा ऐसी है, वो आपके दिल के बहुत करीब होती है और उसमें ऑथेंटिसिटी बहुत होती है और उसमें वो बहुत करीब होती है और उसको, तो ये काफी संस्मरण है जो मुझे लग रहा है ये लोगों ने बड़े पसंद किए हैं और ये किताब भी पसंद की जाएगी। जी, एक पक्ष और है आपके जिंदगी का, वो है संपादन भी किया है आपने, एक मैगजीन भी आप निकाल रहे हैं, तो इसके बारे में भी बताइए। वो एक पत्रिका थी, एक 3 महीने में 6 महीने में एक अनियतकालीन रूप से छपती रही। इसका नाम है इरावती। इरावती का एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है, रोचक। चंबा में एक रावी नदी बहती है, उसका जो पौराणिक नाम है वो इरावती है। तो हमारा जो नदियों के ऊपर हमारी पत्रिकाएं हैं, हमारी एक सरकार की, हिमाचल सरकार की पत्रिका विपाशा, वो ब्यास नदी पर है, जो ब्यास और कुल्लू मनाली से निकलती है। तो कहने का मतलब इस इरावती का मैंने कुछ इसका स्तर बनाने का प्रयास किया और इसमें राष्ट्रीय स्तर के और हिमाचल के दूसरे लेखकों को स्थान मिला और उसमें उसका एक ऐसा स्वरूप बना कि लोगों ने इस पत्रिका को बहुत पसंद किया। तो इस पत्रिका के माध्यम से 50 से ज्यादा मैंने नए लेखकों की खोज की और उनको पहली बार पत्रिका में स्थान दिया और उनकी कहानियां, कविताओं की, उनके लेखों की इंटरव्यूज की, साक्षात्कारों की बहुत चर्चा हुई। लेकिन ये बहुत कठिन काम है, साहित्यिक पत्रिकाओं का निकालना, छापना, इसके आर्थिक पक्ष बहुत कठिन होता है, लेकिन ये भी एक समाज सेवा है। जी, अच्छी बात है और नए लेखकों को मौका भी मिलता है, क्योंकि अक्सर नए लेखकों को अपनी पहचान बनाने के लिए बड़ी मुश्किलात आती है। उन्हें जल्दी से कोई ये होता है कि इनके बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो कोई भी संपादक रिस्क नहीं लेना चाहते छापने के लिए। तो ये बहुत अच्छी बात है, आपके लिए बहुत सारी बधाई। और संपादन भी किया है आपने, समीक्षाएं भी की है, कहानियां भी लिखी हैं, यात्रा वृत्तांत भी लिखे हैं। तो ये सारी विधाएं हैं, इन विधाओं में से आपकी प्रिय विधा कौन सी है? कहना मुश्किल है, लेकिन मुझे ज्यादा तो कहानियों पर ही मेरा, मुझे लग रहा है कहानी पर मेरा जो फोकस है, जो केंद्र बिंदु है, वो यही है कि पास के जो माहौल है उसमें कई कहानियां रोज ही मिलती रहती हैं आपको। आपके घर में कहानियां हैं, घर के बाहर कहानियां हैं, जहां जाओ कहानी है। तो ये कहानियां जो है वो आपको दिल करता है कि हाँ, इसमें से कुछ आप पाठकों के साथ अपने वो उनको शेयर करें। लेकिन कहानियों में ये होता है कि कुछ कल्पना और यथार्थ का जो सम्मिश्रण होता है, उसके माध्यम से आप एक रचना करते हैं जो पाठकों को बांधने का प्रयास करती है। तो मुझे लगता है कि मेरा जो ज्यादा जो मन लगता है वो कहानी लेखन में लगता है। राजेंद्र राजन जी, विविध भारती के स्टूडियो में आप आए और साहित्य से जुड़ी, फिल्म समीक्षा से जुड़ी तमाम बातें शेयर की, साझा की, हमें बड़ा अच्छा लगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद ममता जी, आपने मुझे एक बहुत सुनहरी मौका दिया, शुक्रिया। नमस्कार। इनसे मिलिए कार्यक्रम में अभी आपने सुनी कहानीकार राजेंद्र राजन से ममता सिंह की ये बातचीत। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। इनसे मिलिए